आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 22वां पद्य, जिनका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर हमें वीर, हमारे जो सैन्य जवान हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन लोगों को हमारे जो सारे जो भी उत्सव आते हैं वह किस तरह मनाते हैं। उनके लिए तो जो भी त्योहार है वह मनाना केवल अपने युद्ध का मैदान है, उसी में ही वह ये सारी बात मनाते हैं। और हमारी जो ऋतु है, जो जिसे हम कहते हैं बसंत, बहार आई, तो ऐसी बसंत जैसी ऋतु है कि जिनमें लोग बहुत ही उसका आनंद लेते हैं, और वह आनंद भी यह लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीर लोगों का वसंत केवल और केवल युद्ध का मैदान ही होता है। युद्ध के मैदान में ही उन्हें अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होता है। इसके अलावा भारत में या फिर हमारे आसपास जो भी हो रहा है उससे उन लोगों को कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर हमें दिया गया हुआ पद्य काव्य वीरों का कैसा हो बसंत, इनके जो लेखिका है इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म सन 1904 में हुआ था। और प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था। काचवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की, यानी कि उन्होंने कॉलेज तक की जो शिक्षा है वह भी प्राप्त की हुई है। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में लगा लेने के लिए प्रेरित किया। यानी कि हमारी जो सुभद्रा कुमारी जी है वह अत्यंत देश प्रेमी है। उन्होंने अपने देश के खातिर जो भी बन सकता है वह किया है, देश की सेवा में वह लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पति को भी इस कार्य में जोड़ दिया है। साथ ही हम देखें कि हमारी जो सुभद्रा जी है वह सन 1947 की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, यानी कि दुर्घटना से उनका अवसान भी हो गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की है, यानी कि उन्होंने हमें हिंदी साहित्य सृजन भी कई सारे दिए हुए हैं। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है, इन्होंने कई सारे काव्य दिए हैं। वह काव्य इन दोनों काव्य संग्रह में संग्रहित है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्र कहानी संग्रह है, यानी कि उन्होंने हमें 3 कहानी संग्रह भी दिए हुए हैं। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि यह बिखरे मोती नामक जो पुस्तक है वह अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। उन्होंने जो भी काव्य या जो भी कुछ कहानी दी है उनमें उनकी जो भाषा शैली, भाषा लिखने की और हमारे सामने प्रस्तुत करने की जो शैली है वह अत्यंत ही सरल है, जिनसे हम बखूबी अच्छी तरह से उन्हें जान पाते हैं। प्रस्तुत कविता वीरों का कैसा हो वसंत में उन्होंने वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना दी हुई है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। वीर लोगों को यह दिशाएं पुकार रही है, क्योंकि उन जो हमारे वीर है उनका कार्य है देश की रक्षा करना, चारों ओर से उनकी रक्षा करना, इसीलिए चारों दिशाएं उन्हें पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीर का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है, यानी कि शूरवीर जो लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाते हुए हमारी कवयित्री बारी बारी से हमें कह रही है कि वीर लोगों का कोई वसंत होता नहीं है। उन्हें जो भी रुत है उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है,
चाहे कोई भी ऋतु हो, उसमें उन्हें कार्य तो अपना करना ही है। वह कार्य है देश की रक्षा करना। यहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है। कई जगह पर तो देखे जा रहे हैं -डिग्री सेल्सियस में भी हमारे जो जवान हैं वह देश की रक्षा करने के लिए आज भी तैनात हैं। जहाँ पर कोई भी चीज़ यदि रखो तो वह सीधे बर्फ ही हो जाती है, वहाँ पर ये लोग दिन रात जाग कर रक्षा कर रहे हैं। उन दिशाओं की ये लोग रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे वीर जवान हैं, उन्हें वसंत से कुछ भी लेना देना होता नहीं है। वसंत ऋतु कैसी होती है? तो यहाँ पर दोस्तों वसंत ऋतु है वह इस प्रकार की होती है कि जहाँ ठंड का मौसम पूरा होने को है और गर्मी का मौसम शुरू होने का जो समय है उन्हें वसंत काल कहा जाता है। वसंत में ना ही अतिरिक्त ठंड लगती है और ना ही ऐसी गर्म लगती है। फिर भी यह जो मौसम है, इनका जो वातावरण है वह बखूबी अच्छा होता है, जिनमें सभी लोगों को उत्साह अतिरिक्त होता है। इसके अलावा सभी कार्य में सभी लोग का मन है वह खूब जाता है। इस प्रकार का कार्य भी सभी लोग कर सकते हैं। बसंत में कई सारे नए नए फूल है वह खिल उठते हैं। जो पवन है वो भी शीतलहर लेकर आता है, यानी कि ठंडा जिसे पवन कहते हैं वह भी हमें लगता है। इस प्रकार का वसंत ऋतु है जिनका अनुभव यहाँ पर देशवासी सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन वीर लोग जो देश की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें इन वसंत से कुछ लेना देना होता नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारी यह कविता हमारे जो सुभद्रा कुमारी जी है उनके शब्दों में। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भुव नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर दोस्तों चारों ओर से एक ही प्रश्न आ रहा है। वह प्रश्न कौन सा है कि हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाएं एक ही प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा हो। यानी कि जो वीर लोग हैं उन्हें हिमाचल यानी कि हिमालय पर्वत भी पुकार रहा है, उदधी यानी सागर भी पुकार रहा है उनकी रक्षा के लिए, प्राची यानी पूर्व दिशा, भू यानी भूमि पृथ्वी, नभ यानी आकाश और दिगंत यानी कि दिशा और उसका छोर, ये सभी लोग किसे पुकार रहे हैं? वीर लोगों को। इसीलिए वीर लोगों का कोई वसंत होता नहीं है। उन्हें इन सभी की रक्षा करने का कार्य है वह करना जरूरी है। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कर रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि वीर है उनकी वसंत ऋतु हम किसे कहेंगे? तो वीर की वसंत ऋतु युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में वह अपनी शूरवीरता दिखलाए, अपनी वीरता दिखलाए, वही उनका वसंत है। उनका कोई काल नहीं होता है, उनके लिए उनकी वसंत युद्ध का केवल मैदान। आगे हमारी लेखिका जो है वो कहती है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी वसंत ऋतु कैसी होती है, इनके बारे में प्रकृति का जो आकर्षक रूप है वह दिखाते हुए कहा गया है कि वसंत ऋतु में सरसों फूली हुई होती है, कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं, पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष यानी कि जो नायक है उसको उसमें रुचि नहीं है। उसको यह प्राकृतिक आकर्षक दिखाने वाले जो वसंत ऋतु है उनमें भी रुचि नहीं है। वह तो यह दिखाना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर शब्द आया मधु। मधु का अर्थ है शहद, मदिरा।
वधू का अर्थ है विवाह के लिए तैनात तैयार कन्या। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर पृथ्वी भी अंग अंग पुलकित यानी पृथ्वी भी सज धज कर तैयार हुई है इस वसंत ऋतु में। लेकिन वीर का वसंत तो केवल युद्ध ही है। सरसों में फूल आ गए हैं, यानी कि सरसों का खेत है, उनमें पीले फूल आ गए हैं, उससे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक यानी वीर पुरुष इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। उनका जो वीर वेश है वही उनके लिए सरसों के फूल के समान होते हैं। आगे कहा गया कि भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। यहाँ पर मारू शब्द दिया गया है। मारू शब्द जो है उनका यहाँ पर हमें शब्द लेना है मरु। मरु बाजे पर उधर गान है, रंग और रण का विधान। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि मरु जिनका अर्थ है रेगिस्तान, रण जिनका अर्थ है युद्ध, विधान यानी तरीका पद्धति, अतीत यानी बीता हुआ समय। यहाँ पर आदि और अंत का मिलन दिखाया गया है। इधर कोयल कूक रही है, उधर युद्ध की जो वाद्य है वह बज रहे हैं। एक और रंग है तो दूसरी ओर रण है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में दोनों छोर यानी कि आदि और अंत दोनों जो छोर है वह आज मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध की बाजें बज रही है। यानी कि वसंत ऋतु में हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोयल है वह कुंजरव करती रहती है, लेकिन उसकी जो कूक की आवाज़ है इससे अतिरिक्त वीर लोगों को पसंद है युद्ध की आवाज़। यानी कि युद्ध शुरू हो जाने से पहले जो बाजे बजते हैं उनकी आवाज़ उन्हें प्रिय है। एक और वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। वसंत का रंग जो सभी के लिए प्रेरणा लेकर आता है तो यहाँ पर युद्ध है, युद्ध की तैयारी है। वह वीर लोगों के लिए जोम और जुस्सा उत्साह लेकर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि वीर लोग की वसंत ऋतु ऐसी होती है कि वह वीर वेश में हो, युद्ध का जो मैदान है वह उनका इंतज़ार कर रहा हो और युद्ध की तैयारियां चलती हो, ऐसा उनका वसंत होना चाहिए। कहते अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर जहाँ भी युद्ध हुए हैं उन सारी बातों को याद करते हुए कहा है कि वो सारे स्थान आप लोग जागो और बताओ वीर लोग कैसे होते हैं, क्योंकि यही स्थान है कुरुक्षेत्र और लंका जहाँ पर हमने देखा है कि कई सारे वीरताओं ने अपना वीरत्व है वह दिखाया है। तो इस सारे स्थान है वह जाग उठे और हमें भी दिखलाए कि वीर लोगों का वसंत कैसा होना चाहिए, उनका उत्साह किस तरह होना चाहिए। यहाँ पर शब्द हमें मिलता है अतीत जिनका अर्थ है बीता हुआ समय, मौन यानी चुप्पी, कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली के पास का वह मैदान जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, और लंके यानी कि लंका नगरी जहाँ पर राम और रावण का युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार इनके बारे में भी बताया गया है। लंका और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रम ही वीरों का वसंत कैसा हो, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
और इसीलिए उन्हें कहा गया कि तुम चुप मत रहो और तुम बोलो कि वसंत कैसा होना चाहिए। ये अतीत अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में हमें बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। यानी लंका नगरी में जब हनुमान ने आग लगाई थी तब हनुमान की जो वीरता है वह प्रदर्शित हुई थी। तो ऐसा वीर होता है, इसके बारे में आप बता दो। लंका को भी कहा गया है कि तुम भी बताओ कि वीर कैसा होता है, तो हनुमान जैसा वीर होता है। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी झांक कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बताओ कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि महाभारत में भी हम देखते हैं कि 18 अक्षिणी जितनी सेनाएं थी जिनका आमना सामना हुआ था, और वहाँ कई सारे योद्धा थे जिन्हें हमने देखे थे। इस युद्ध में भाग लेने के लिए कई वीर योद्धा शहीद भी हुए थे। तो उन सभी को जिसने देखा है वह क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, और वही बता सकता है कि वीर लोगों का वसंत कैसा होना चाहिए। आगे चलकर हमें कवयित्री यह भी कहती है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा प्रताप का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि वीर लोगों का वसंत कैसा हो, ऐसी जो स्मृतियाँ आपके भीतर छुपी हुई है, ये सारे क्षेत्र में जो छिपी हुई स्मृतियाँ यानी यादें हैं, उन्हें ज्वलंत करो, याद करो, उज्ज्वल करो। और आज हमें बताओ कि वीर का वसंत कैसा होता है। तो इन लोगों के बारे में भी बताया गया। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर भी कई सारे योद्धा थे, और उनकी जो शिलाखंड यानी कि उनकी जो शिलाएं है वह भी आज उनकी साक्षी उन समय में रही है और आज भी है। तो उनसे कहा गया है कि आप तो बताओ आपकी स्मृतियाँ, आपकी यादें। ए दुर्ग सिंहगढ़ यानी कि सिंहगढ़ का जो दुर्ग है, जो किला है, उसे भी कहा गया है कि तुम भी अपनी यादें ताज़ा कर कर हमें बताओ। यहाँ पर हल्दी घाटी यानी कि वह भूमि जहाँ पर राणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी। और राणा कौन, तो राणा मेवाड़ के राणा प्रताप की बात यहाँ की गई हुई है। ताना यानी कि तानाजी मालसूरे, उनकी बात, जिन्हें हम तानाजी भी कहते हैं, उनकी बात की गई हुई है। स्मृतियाँ यानी कि यादें, आप अपनी यादें हमारे साथ शेयर करो। आप अपने जो उन वीर लोगों की शौर्य गाथा है वह हमारे सामने रखो। ऐसा ये सारे अतीत हमारे जो खंड है उन्हें कहा गया है। यहाँ पर तानाजी तो छत्रपति शिवाजी की सेना के एक वीर योद्धा थे, और वह स्वामी भक्त पुरुष थे। उन्होंने सिंहगढ़ किला जीता था, पर स्वयं युद्ध में मारे भी गए थे। राणा यानी कि महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में समग्र सम्राट अकबर के सामने युद्ध किया था। तो ऐसे हमारे राणा और ताना थे, उनकी ऐसी शौर्य गाथाएं भी हैं। राणा प्रताप और तानाजी मानसूरे की वीरता और बलिदान वीरों के वसंत की यादें ताज़ा कर देते हैं। इसीलिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि वीरों का वसंत कैसा होता है। उन लोगों को हम देखते हैं, हमारे वीर पुरुषों को, जिनकी स्मृतियों को भी याद करते हुए हम कह देते हैं कि वीर लोगों का वसंत ऐसा होता है। हल्दी घाटी के पत्थर और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर लो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आगे चलकर कहा गया कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर हमारी जो लेखिका है, कवयित्री है, वह इस प्रकार का हंत कहकर जो दुख है, वह दुर्भाग्य है, वह भी प्रकट कर रही है। क्यों दुर्भाग्य प्रकट कर रही है? क्योंकि
आज हमें अपना शौर्य, अपनी वीरता बताने की आज़ादी हमें नहीं है। वह बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कवि ही नहीं है। कैसे कवि? भूषण और चंद नामक कवि, ये दोनों कवि थे जिन्होंने वीर रस के कई सारे काव्य दिए हुए हैं। भूषण जिन्होंने वीर रस के वो कवि कहलाते थे, और छत्रपति शिवाजी के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान भी रहा करता था। ऐसे है भूषण कवि। और कवि चंद यानी कि चंद बरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासो की रचना भी की हुई है। यानी कि उनका पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना कवि चंद बरदाई जी ने की हुई है। तो ऐसे कवि भी हमारे पास नहीं है। और छंद यानी कि ऐसी काव्य रचना भी हमारे पास नहीं है जो हम में बिजली भर दे। बिजली यानी उत्साह भर दे, हमें हमारे देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना और उसे करने की उत्साह भर दे, ऐसी बिजली भर देने वाले कोई छंद भी नहीं रहे हैं। और हमारी कलम जो है वह भी स्वच्छंदी बंद हो गई है, उसे भी बंद किया गया हुआ है, बंदी में है हमारी कलम। आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि भी नहीं रहे और कलम पर भी पाबंदी है। फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? यानी कि हमारे पास ऐसे कवि ही नहीं रहे हैं कि जो हम में जोम और जुस्सा उत्साह भर दे, हमारे देश के लिए कार्य करने के लिए हमें उत्साहित कर दे। ऐसे कवि ही नहीं रहे, ऐसे छंद ही नहीं रहे, तो हम किस प्रकार आगे बढ़े? इसके लिए हमारी कवियत्री है वह दुर्भाग्य प्रकट करती है। आज भूषण अथवा चंद बरदाई जी जैसे वीर रस के कवि नहीं रहे हैं। ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए, यानी कि उत्साह भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, हाँ यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुछ खुलकर लिख भी नहीं सकते हैं। फिर भी हमें कौन बताए कि वीर का वसंत कैसा होता है? इस प्रकार हमारी जो कवयित्री है उन्होंने, सुभद्रा कुमारी जी ने हमें वीर लोगों का वसंत कैसा हो इनके बारे में बताया है, अपने विचार हमारे सामने प्रकट किए हुए हैं कि वीर लोग जो है वह सदैव अपने देश की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रकार के प्रश्न भी मिलते हैं कि है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, इनका संदर्भ समझाइए। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों ने अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था और उसी कड़ी सजा दी जाती थी। इसीलिए कहा गया है कि कलम बंदी है। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर नहीं लिख सकती। इसीलिए कहा कि कलम भी स्वच्छंद नहीं है, वह अपने आप कुछ भी लिख सकती नहीं है। फिर आगे हमें हल्दी घाटी और सिंहगढ़ का भी तात्पर्य बताया गया कि सम्राट अकबर राजपूत राजाओं जो है उन्हें पराधीन करना चाहता था, पर सफलता उन्हें मिली नहीं। महाराणा प्रताप अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ पर भी अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज ने वीर सरदार, उनका जो वीर सरदार था तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। यानी उन जो लोग हैं वह यहाँ पर सिंहगढ़ पर अधिकार जमाने आए थे, उनके साथ आक्रमण किया। अंत में सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। तो कवयित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आगे चलकर हमें यह पंक्ति भी आती है कि वीरों का हो कैसा वसंत, उन्हें समझाइए। वसंत ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है।
सुंदर सुगंधित फूल, भंवरों का गुंजन। भंवरों के लिए पता है ना, यहाँ पर अनंग शब्द अनंग शब्द है उनका प्रयोग किया था, अनंग यानी भंवरा। तो जो भंवरे है और तितलियाँ है वह सारी गुंजन करती है। सुहावनी हवा इस रुत की विशेषताएं है, पर यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है, जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपने बलिदान देते हैं। इसे कवयित्री वीरों का वसंत कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह हुई आज का हमारी कविता वीरों का कैसा हो वसंत। आपको अपनी स्वापोथी में जो भी प्रश्न है उनकी पूर्ति करनी है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।